हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एकॉर्ड। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, इसमें हम लोग डिफरेंट लैब टेस्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम लोग बेसिकली ये टॉपिक आपका हाईवे इंजीनियरिंग का है कि डिफरेंट रोड एग्रीगेट्स पर क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोगों को हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है तो वहाँ पर अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है और उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक आपका रोड एग्रीगेट्स भी आते हैं। अब देखो, बात ये है कि आपका मिक्स ट्रैफिक है, हो सकता है हैवी व्हीकल वहाँ से जाएगा, आपका हैवी व्हीकल ना भी जाए, तो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ इन एग्रीगेट्स में होनी चाहिए। लाइक आप कहीं पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप रोड बना रहे हो, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड में ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो अगर टेम्परेचर वेरिएशन होता है, क्या उसकी वजह से इन स्टोन्स इन एग्रीगेट्स में कोई चेंज आना चाहिए, कितना तक का चेंज हम लोग अलाउ कर सकते हैं और किन एग्रीगेट्स को एज अ मटेरियल हम लोगों को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। आज की क्लास में हम लोग ये सब चीज़ें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके एग्रीगेट्स में होनी चाहिए जिनको हम लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है: स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, ड्यूरेबिलिटी और किस शेप का एग्रीगेट हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जब भी किसी भी तरह का लोड आए, उसकी वजह से उसमें जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, उसकी वजह से आपका जो वो आपका स्टोन होगा या फिर जो हम कह रहे हैं एग्रीगेट होगा, वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग इनफ टू रेजिस्ट द स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू ट्रैफिक लोड। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपकी, क्या क्या? पहली टर्म है हार्डनेस और दूसरी है टफनेस। इन दोनों के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो, हार्डनेस का मतलब है कि जब गाड़ी चलेगी और नीचे जो एग्रीगेट्स होंगे, जब आपका ट्रैफिक जा रहा होगा रोड के ऊपर से, तो नीचे क्या होगा? एग्रीगेट्स होंगे और एग्रीगेट्स एक दूसरे के साथ रबिंग एक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ टकराकर वो टूटने नहीं चाहिए। तो एग्रीगेट्स यूज्ड इन द सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स होती है आपकी टॉप में, ठीक है। अलग अलग लेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं पेमेंट में। तो सरफेस कोर्स में जो हम लोग एग्रीगेट्स यूज करेंगे, दैट आर सब्जेक्टेड टू वियर ड्यू टू एब्रेशन एक्शन ऑफ मूविंग ट्रैफिक। मतलब जब ट्रैफिक मूव कर रहा होगा, उसकी वजह से क्या होगा? ये एग्रीगेट्स एक दूसरे से टकराएंगे और जिसकी वजह से वो टूट सकते हैं। तो आपके वो टूटने नहीं चाहिए। कितनी रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए वो हम देखेंगे अभी कि हार्डनेस को हम किस टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पर टफनेस। टफनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड का मतलब है कि एकदम से ज़्यादा सा लोड आ जाना, ठीक है, एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी लोड आ जाना। जैसे कि आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो कि एक रोड है और इस पर एकदम से कोई भारी सा लोड आ जाता है, तो उसे हम लोग, या फिर कोई हैवी सा व्हीकल आ जाता है, उसको इम्पैक्ट लोड कहते हैं। तो एकदम से इम्पैक्ट लोड आने की वजह से भी टूटना नहीं चाहिए। या फिर जब मूविंग ट्रैफिक है, उसकी वजह से जब सरफेस कोर्स पे जो भी एग्रीगेट्स हमने यूज़ किए हैं वो एक दूसरे से टकरा कर नहीं टूटने चाहिए। उसके अलावा जब आपको पता है अलग अलग व्हीकल्स यहाँ पर चलने वाले हैं, तो जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए एग्रीगेट कि उस ट्रैफिक से वो टूटे ना। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? सेम, कि आपका जो हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस जहाँ पर आप रोड बना रहे हो, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, बारिश का मौसम आएगा, तो वो एग्रीगेट्स कैसी कैसी कंडीशंस में आपके वो बिल्कुल सही बैठने चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन टू विथस्टैंड एडवर्स एक्शन ऑफ द वेदर, वेदर चाहे खराब भी हो जाए, तो अभी हम देखेंगे कि किसको हम लोग कहेंगे कि ड्यूरेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सरफेस कोर्स, और किन एग्रीगेट्स को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्रशिंग टेस्ट की। जो आपका ये क्रशिंग टेस्ट होता है, ये हम लोग परफॉर्म करते हैं एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को जानने के लिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है जनरली कि एग्रीगेट्स की अगर आप लोगों को स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो एग्रीगेट के ऊपर वो टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है दैट इज क्रशिंग टेस्ट। और क्रशिंग टेस्ट का प्रोसीजर आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस टेस्ट को करने के लिए हम लोगों को वो एग्रीगेट सेलेक्ट करने हैं जो पास कर रहे होंगे 12.5 mm सीव से और रिटेन कर रहे होंगे 10 mm सीव पर, ठीक है। आई होप आपको सीव एनालिसिस के बारे में आइडिया होगा। तो 12.5 mm सीव, आपने कुछ एग्रीगेट का सैंपल लिया, 5 kg सैंपल लिया मान लो, आपने उसको पास करवाया 12.5 mm सीव से, तो आप क्या देखोगे कि कुछ एग्रीगेट्स इस सीव के ऊपर ही टिक जाएंगे और कुछ इससे पास कर जाएंगे। आपने सैंपल साइज, जो भी सैंपल आपने लेना है वो कौन सा लेना है? जो 12.5 mm सीव से पास कर जाएं और 10 mm पर रिटेन कर जाएं।
अब आपका यहाँ पर ये जो असेंबली है देखो पूरी यहाँ पर दिखाई हुई है। अभी देखते हैं इस असेंबली का यूज़ क्या होगा क्रशिंग टेस्ट करते टाइम। अब आपने क्या किया, जो भी जितने भी एग्रीगेट्स हैं उसको एक सिलेंडर में फिल करना है। ऐसा नहीं कि हमने पूरा सिलेंडर एक बार में फिल कर दिया, पहले हमने उस पूरे सिलेंडर को 3 लेयर में भरना है। पहली लेयर को 25 टाइम्स आप क्या करोगे, टैंपिंग रोड से कॉम्पैक्ट करोगे, फिर नेक्स्ट लेयर डालोगे, फिर उसको कॉम्पैक्ट करोगे, फिर नेक्स्ट लेयर डालोगे। तो 3 लेयर्स हमने क्या डाली, एग्रीगेट्स की, टैंपिंग रोड से उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया। और कॉम्पैक्ट करने के बाद यहाँ पर लगा हुआ है प्लंजर, जिसकी हेल्प से हम लोग लोड लगाएंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे होंगे तो लोड तो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। कितना लोड हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लोड लगाते हैं, लोड ऑफ 40 टन इज अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 4 टन पर मिनट। अब आपको इम्पैक्ट टेस्ट तो करना नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपने 40 टन का लोड लगा दिया और एकदम से देख लिया कि कौन से एग्रीगेट क्रश हो गए। नहीं, धीरे धीरे लोड इंक्रीज करोगे। किस रेट से कर रहे हो, 4 टन पर मिनट। और कौन सी मशीन यूज हो रही है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यूज हो रही है। अब क्या होगा, देखो ऑब्वियस ही बात है, जब आप 4 टन एक मिनट के हिसाब से लोड इंक्रीज करोगे, कब तक करोगे, जब आपका 40 टन तक लोड नहीं पहुंच जाता। अब देखो नीचे एग्रीगेट्स हैं, ऊपर 40 टन का लोड तक पहुंच गया। अब कुछ एग्रीगेट्स क्या होंगे, इतना लोड लगने पर टूट गए होंगे। अब कुछ एग्रीगेट्स जो टूट गए होंगे उसको मैंने क्या कह दिया यहाँ पर, क्रस्ट एग्रीगेट। अब क्रस्ट एग्रीगेट भी हम लोग क्या करेंगे, वो उनको मानेंगे जो पास किससे कर रहे हैं, 2.36 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीव से। उसको आप वेट कर लो। अब इनिशियली जो आपने सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किया था, जो 12.5 mm से पास हो रहा था, 10 mm पे रिटेन हो रहा था, वो अगर आपका x ग्राम है या फिर W1 ग्राम मान लो इसको। और अभी जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जब आपने लोड लगा लिया और लोड लगाने के बाद आप इसको 2.36 mm की IS सीव से पास कर रहे हो, तो कितने एग्रीगेट इससे पास हो गए। पास होने का मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा अमाउंट में पास हो जाते हैं एग्रीगेट्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्रश हो गए हैं, उनकी स्ट्रेंथ ही अच्छी नहीं है। तो W2/W1 इंटू 100 करके हम लोग एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। W1 क्या डिनोट कर रहा है, टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट्स जो हम लोगों ने इनिशियली सैंपल कलेक्ट किया था। और W2 क्या डिनोट कर रहा है, वो एग्रीगेट्स जब आप 40 टन का लोड लगा चुके हो, उसके बाद 2.36 mm की सीव से कितने एग्रीगेट्स, कितने वेट के एग्रीगेट्स पास किए हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर, इस वैल्यू को बोलेंगे एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, जो कि आपकी 10% से कम होनी चाहिए फॉर द स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। ऑब्वियस ही बात है, अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तो मतलब ज़्यादा एग्रीगेट क्रश हुए होंगे। क्यों, क्योंकि W2 ज़्यादा आएगा। W2 ज़्यादा आने का मतलब है कि 2.36 mm IS सीव से ज़्यादा एग्रीगेट्स पास होंगे, और वो तभी होंगे अगर वो टूट गए होंगे। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ग्रेटर देन 35% होती है इन द केस ऑफ वीक एग्रीगेट एंड लेस देन 10% होती है फॉर द स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट जो आपका किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है, आपका हार्डनेस टेस्ट होता है। और ये आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि हार्डनेस टेस्ट जो हम लोग एग्रीगेट पर करते हैं, उसके लिए हम कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं, तो और कौन सा टेस्ट बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान रखना है, आपने लॉस एंजल्स एबरेशन टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, हार्डनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, और अब आप देखो, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वियर ड्यू टू रबिंग एक्शन बिटवीन द एग्रीगेट्स एंड स्टील बॉल, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इस जो आपको ये सिलेंडर सा दिख रहा है ना, ड्रम सा दिख रहा है, अब आप यहाँ से इसको स्क्रू लगे हुए हैं, इसको ओपन कर दो। ओपन करके आप इसमें सैंपल डाल दो, 5 kg सैंपल डालना है। लेकिन अगेन बात आती है, सैंपल आप क्या सेलेक्ट करोगे, वही सैंपल लोगे एग्रीगेट्स का जो 12.5 mm सीव से पास हो रहा है और 10 mm पे रिटेन कर रहा है। अब आपने मान लीजिए 5 kg ऐसा सैंपल इस में डाल दिया। अब इसके साथ साथ हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किसी और चीज़ के साथ अगर ये एग्रीगेट्स रब करते हैं तो ये टूटेंगे तो नहीं। अगर ये स्टील बॉल्स, इसके साथ हम यूज़ करते हैं स्टील बॉल्स, और ये जो स्टील बॉल्स है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जिनको हम लोग एब्रेसिव चार्ज कहते हैं। यहाँ पर स्टील की बॉल्स होती हैं कुछ, ठीक है, स्टील की बॉल्स होती हैं जिनको हम लोग एब्रेसिव चार्ज भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने रबिंग एक्शन की वजह से एग्रीगेट टूट रहा है या नहीं वो देखना है। तो स्टील बॉल्स जो होती है, आपको यहाँ पर याद रखना है इनका डायामीटर कितना होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, 48 mm, और इनका जनरली जो वेट लिया जाता है दैट इज़ 340 to 445 ग्राम्स। आपने क्या किया, 5 kg ये डाला, फिर आपने यहाँ पर स्टील बॉल्स डाली। स्टील बॉल्स डालने के बाद ये जो सिलेंडर है इसको आपने ऑन कर दिया, इस मशीन को आपने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये क्या करेगी, घूमेगी, रोटेट करेगी। किस रेट से रिवॉल्व कर रही है, देखो
एट ए स्पीड ऑफ 30 to 33 RPM, इतना रेवोल्यूशन पर मिनट। और टोटल कितने रेवोल्यूशंस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो वैल्यू, 500 से 1000 रेवोल्यूशन पर सेट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो स्टील बॉल्स जिसको हम एब्रेसिव चार्ज बोल रहे हैं, जब आपने इनको सिलेंडर में डाला एग्रीगेट्स के साथ, और ये सिलेंडर सर्कुलर रोटेट कर रहा है, रोटेट करने से एक दूसरे से जब ये स्टील बॉल के साथ एग्रीगेट टकराएंगे तो क्या होगा, कुछ एग्रीगेट्स टूट गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो मटेरियल, आप देखो, आप उस पूरे जितना भी सैंपल आपका 5 kg का था और स्टील बॉल्स के साथ डाला था, उस सारे को बाहर निकालो, 1.7 mm की सीव से उसको पास करो। अब पास कर दिया, जो एग्रीगेट का सैंपल 1.7 mm की सीव से पास हो जाता है उसको हम लोग यहाँ पर W2 वेट लिख लेंगे। इनिशियल वेट जो हमने लिया था वो मान लीजिए W1 था, तो एब्रेसिव वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, W2/W1 × 100। मतलब इनिशियली मैंने कितना सैंपल लिया, 1.7 mm की सीव से कितना सैंपल पास हो गया था, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आ जाएगी वैल्यू। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, 1.7 mm की सीव का यूज़ किया। ऑब्वियस ही बात है, एब्रेसिव वैल्यू ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर एब्रेसिव वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि रबिंग एक्शन की वजह से ज़्यादा एग्रीगेट्स जो हैं वो टूट चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्पैक्ट टेस्ट। अब अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इम्पैक्ट लोड लग रहा है, उसकी वजह से, इम्पैक्ट मतलब एकदम से ज़्यादा सा लोड लग गया, उसकी वजह से एकदम से आपका जो जब ज़्यादा सा लोड लगेगा इन एग्रीगेट्स पे तो क्या वो टूटेंगे। तो इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग किस प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं यहाँ से हम, एग्रीगेट की टफनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से हम लोग एग्रीगेट की टफनेस प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं कि टफनेस को चेक करने के लिए हम लोग जो अपना यहाँ पर इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं, टफनेस को चेक करने के लिए इसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो इम्पैक्ट टेस्ट क्या लिखा है, पहली लाइन लिखी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हैं, कौन सा हार्डनेस के लिए कर रहे हैं, साउंडनेस टेस्ट में क्या केमिकल्स यूज़ होंगे, अभी मैं आपको बताऊँगी आगे। तो क्या लिखा है, टू इवेल्युएट द टफनेस ऑफ द स्टोन और रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अंडर रिपीटेड इम्पैक्ट लोड। अगर ज़्यादा सा लोड एकदम से लग रहा है, उसकी वजह से, इम्पैक्ट आने की वजह से वो टूटे ना, तो हम लोग यहाँ पर इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे। और अब क्या करेंगे, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए फिर से आप सैंपल लोगे। कौन सा सैंपल लोगे, जो 12.5 mm सीव से पास हो रहे हैं एग्रीगेट और 10 mm पे रिटेन कर रहे हैं। मान लीजिए वो जो आपने सैंपल लिया उसका आपने यहाँ पर वेट लिख लिया W1 kg। अब क्या करेंगे, हम लोग एग्रीगेट को फिर से एक सिलेंडर में फिल करेंगे। अब सिलेंडर में एक ही बार में फिल नहीं करना, पहले एक लेयर फिल करी, उसको कॉम्पैक्ट किया, दूसरी लेयर फिल करी, उसको कॉम्पैक्ट किया, तीसरी लेयर डाली। 3 लेयर डालने पर हर एक लेयर को 25-25 ब्लोज हमने दिए। अब क्या हुआ, मेटल हैमर जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए, उसका वेट है 13.5 से 14 kg का। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हम हैमर को लगाएंगे, यहाँ पर नीचे रखोगे आप अपना सैंपल, यहाँ सैंपल रखोगे, ये ऊपर उठ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हैमर लगा होगा जो उसका वेट होगा यहाँ पर 13.8 से 14 kg का। अब सैंपल को जो आप इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में रख दोगे, ये आपकी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। मैंने अपना सैंपल प्रिपेयर किया, 3 लेयर्स में उसको भरा था और उसको कॉम्पैक्ट किया था। अब यहाँ से जो आपका हैमर आएगा ऊपर से, उसका हाइट ऑफ फॉल कितना होना चाहिए, हाइट जो होनी चाहिए दैट इज़ 38 सेंटीमीटर अबव द अपर सरफेस ऑफ एग्रीगेट्स। क्योंकि आपने 3 लेयर्स में डाला है, तो जो टॉप लेयर होगी एग्रीगेट्स की, वहाँ से 38 सेंटीमीटर पर आपको फ्री फॉल करवाना है। फ्री फॉल किसका करवा रहे हो, हैमर लगाया हुआ है इसके ऊपर, उसको करवा रहे हैं फ्री फॉल। अच्छा, ये आ गया, पर फ्री फॉल कितनी बार करवाना है, फ्री फॉल कितनी बार करवाना है। ये आपका कॉम्पैक्टेड सैंपल है ना, 3 लेयर को आपने 25-25 ब्लोज दे के कॉम्पैक्ट किया था। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमने यहाँ पर लगाया हुआ है हैमर, इसको हम लोग कितनी की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, 38 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। कितनी बार ब्लोज दे रहे हैं, 15 ब्लोज देंगे। 15 ब्लोज देने के बाद आप इस सैंपल को बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद अगेन मुझे जो सीव यहाँ पर यूज़ करनी है दैट इज़ 2.36 mm IS सीव। अब आप क्या करोगे, इस सैंपल को बाहर निकालो, आप इस सैंपल को 2.36 mm की IS सीव से पास करके देखो। अब देखो, जो 2.36 mm सीव से पास कर जाएंगे, इसका मतलब होगा कि जब हमने ये लोड लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा पास करेंगे मतलब उतने ज़्यादा एग्रीगेट्स टूट गए हैं, है ना, यही मतलब होगा इसका। तो मान लीजिए वो वेट हमने नोट डाउन कर लिया यहाँ पर W2। तो देखो क्या लिखा है, जो ब्रोकन एग्रीगेट्स हैं
वो हम किसको डेफिनेशन में ब्रोकन एग्रीगेट्स किसको कह रहे हैं, जो 2.36 mm IS sieve से पास कर जा रहे हैं। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज W2 by W1 into 100 एंड W1 इज द टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट्स। W2 क्या होगा, ब्रोकन एग्रीगेट्स जो 2.36 mm sieve से पास कर जाएंगे। तो अब बात आती है कि अगर आप सरफेस कोर्स पर यूज़ कर रहे हो एग्रीगेट्स का, तो आपकी ये जो वैल्यू है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ये 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ये वैल्यू कम होगी, जितनी कम होगी मतलब उतना अच्छा एग्रीगेट है और इम्पैक्ट लोड लगने की वजह से टूट नहीं रहा है। बिटुमिनस मैकेडम जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू 35% ली जाती है और वाटर बाउंड मैकेडम में 40%। वाटर बाउंड मैकेडम आपका एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम लोग एज अ स्टोन डस्ट का यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब लास्ट आता है आपका साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस का मतलब है कि अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वेदर कंडीशन पे हम लोगों को देखना है कि क्या हमारा एग्रीगेट जो है वो सही रहेगा कि नहीं। आपको क्या दिख रहा है कि साउंडनेस टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर दो केमिकल्स की फ़ोटो लगा रखी है, एक मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा सोडियम सल्फेट। तो बस आपको ये दो नाम याद रखने हैं। क्या करना है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन हमको चेक करना है, तो साउंडनेस टेस्ट से करोगे। अगेन मैंने सैंपल लिया, कौन सा सैंपल लिया, जो 12.5 mm से पास होकर 10 mm पे रिटेन कर रहा है। अब आपने क्या किया, इनमें से किसी भी एक जगह पर या तो आप इन एग्रीगेट्स को मैग्नीशियम सल्फेट में डिप करके रख सकते हो या सोडियम सल्फेट में, किसी भी एक में, जिसमें आपकी मर्जी है। मान लीजिए आपने एक सैंपल जो है प्रिपेयर किया, वो मैग्नीशियम सल्फेट के सैंपल में के सॉल्यूशन में रखा और किसी एक को आपने सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा। कितने आवर्स के लिए रखा, 24 आवर्स के लिए रखा। फिर क्या किया, हीट द एग्रीगेट एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वेट। और देखो क्या किया, एग्रीगेट लिया आपने सबसे पहले, फिर आपने उसको क्या किया, मैग्नीशियम सल्फेट में डिप करके रखा 24 घंटे के लिए। फिर आपने उसको हीट किया 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर और फिर उसको ठंडा होने दिया। ऐसे एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद फिर से जब वो ठंडा हो गया, फिर से मैंने क्या किया, उस एग्रीगेट्स को उठाया, मैग्नीशियम सल्फेट में डाला, फिर से उसको हीट किया, फिर सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों को 10 साइकिल रिपीट करनी है। ऐसे ऐसे करके हम लोगों को 10 साइकिल्स रिपीट करनी है कि सॉल्यूशन में डालने के बाद उसको गर्म करना, ठंडा हो जाएगा, फिर से गर्म करना, सॉल्यूशन में डालना। ये 10 साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो एग्रीगेट्स टूटे होंगे उनका वेट नोट डाउन कर लो। वो W2 है, इनिशियली जो सैंपल लिया था आपने वो W1 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपके पास परसेंटेज में वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कितना लॉस इन वेट हुआ एग्रीगेट्स में। तो एवरेज लॉस इन वेट ऑफ एग्रीगेट्स टू बी यूज्ड इन अ पेमेंट कंस्ट्रक्शन, जो पेमेंट कंस्ट्रक्शन में आपने एग्रीगेट्स को यूज़ करना है, जो टोटल लॉस आना चाहिए वेट का इन 10 साइकिल के बाद भी ये 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब, अगर आप सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हो, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में एग्रीगेट को डिप कर रहे हो, तो लॉस इन ये जो वेट होगा वो 12% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ कर रहे हो तो लॉस इन वेट 18% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये दोनों बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं एग्रीगेट्स की मेन, और उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग किस किस टेस्ट का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए, आपका हाईवे का कोर्स है, ये सारे के सारे कोर्सेज अनअकैडमी पर मैं लाइव पढ़ाती हूँ। और अभी मैंने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाया है और कम्प्रीहेंसिव कोर्स चल रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड सही लगता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप मेरी लाइव क्लासेस में आकर देख सकते हो। सेम चैनल पर यूट्यूब पर लाइव क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट कोई सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और वो सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड वहाँ पर यूज़ कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए। माय रेफरल कोड इज सिमरन गेट, ठीक है। और जितने भी कोर्सेज मैंने अभी तक करवा दिए हैं अनअकैडमी पर, उन सभी को रिकॉर्डेड भी एक्सेस कर सकते हो आप लोग प्लस लेने के बाद। और उसके बाद
जितनी भी लाइव क्लासेस है उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। डाउट्स जो भी आएंगे वो आप क्लास में पूछ सकते हो, और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे हर 3 सेशन के बाद। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ये सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी प्लस में मिलते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सारे के सारे एजुकेटर्स का कोर्स, जो भी कोर्स है सारे के सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हो। एंड आप याद रखना ये रेफरल कोड का यूज़ करना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, अगर आज के लेसन, आज की क्लास ये अच्छी लगी हो तो आज के इस सेशन को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।